Hello, good morning, friends. How are you all? Can you hear my voice? Can you hear my voice? So, let us start today a very important discussion, CA Final Financial Reporting FR May 2023 exam paper with solution also. So, I would request you that you keep the question paper with you. The question paper of May 2023 exam, keep it with you so that you can understand better. So good morning, Mr. Swapnil Pawar, and thank you for joining. Please also ask your other friends to join. So we are going to start with question number 1A. I am sure those who have appeared for this exam must have got it right. Let us see, and those who are going to appear in the subsequent exam, जो नवंबर एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर में एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है. क्वेश्चन नंबर 1A इज़ फ्रॉम इंड AS 103. इंड AS 103 का ये क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है. सो लेट मी फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम. साइमल्टेनियसली मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और बेहतर होगा कि आप ये क्वेश्चन पेपर अपने पास रखें. द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ स्वैन लिमिटेड एंड डक लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023 एज अंडर. तो दो कंपनी है स्वान एंड डक लिमिटेड, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है. एसेट, अंडर एसेट नॉन करंट एसेट, PPE, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, अदर करंट एसेट. तो एसेट साइड बहुत सिंपल है. लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल है. स्वान लिमिटेड देखिए 10 रुपये का है फेस वैल्यू, और जो डक लिमिटेड है उसकी फेस वैल्यू यहाँ पे 100 रुपये है. तो इसका मतलब ये जो कंपनी डक लिमिटेड है इसकी बैलेंस शीट में 900 डिवाइड बाय 100 इतने शेयर्स हैं. 9 लाख शेयर्स है. फिगर्स इन लैक्स दिया हुआ है, राइट. तो 9 लाख शेयर्स, इतना याद रखना, बाद में एक शेयर एक्सचेंज रेशियो के वक्त ये काम आएगा. कुछ भी डाउट रहे तो पूछते रहना है. अदर इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन. एक डेफर्ड टैक्स भी यहाँ पे दिख रहा है जो बाद में हम एडजस्ट करेंगे. करंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल. ओके. देन दिया हुआ ऑन 1 अप्रैल 23 स्वान लिमिटेड अक्वायर्ड 80% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ डक लिमिटेड. तो यहाँ पर अक्वायरर कंपनी है स्वान लिमिटेड, अक्वायरी है डक, और पूरा 100% अक्वायर नहीं कर रहे हैं, 80% अक्वायर कर रहे हैं. इसका मतलब 20% विल बी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, NCI. अब यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन दिया हुआ है. स्वान लिमिटेड एग्री टू पे ईच शेयर होल्डर ऑफ डक लिमिटेड ₹20 पर इक्विटी शेयर इन कैश. कैश में 20 रुपया पर शेयर है. टोटल 9 लाख शेयर हैं, 80% अक्वायर कर रहे हैं और 20 रुपया कैश पे कर रहे हैं. तो आप समझ सकते हैं कि कैश में जो कंसिडरेशन पे हुआ है वो 9 × 80% × 20 लेना है. कुछ स्टूडेंट 80% से मल्टीप्लाई करना रह गए हैं, तो यहाँ पर फिर पूरा मार्क्स कट जाएगा. एंड टू इशू 5 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ स्वान लिमिटेड इन ल्यू ऑफ एवरी 6 शेयर हेल्ड इन डक. तो शेयर एक्सचेंज रेशियो 5/6 है. तो यहाँ पर भी आपको 5/6 करना है. 5/6 करना है. ओके, 5/6 कर लिया. क्या हो गया? 5/6 करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, इंटू 9 करोड़ शेयर करेंगे, इंटू 80% करेंगे, और जो भी इशू प्राइस है उसकी वैल्यू से आप उसको मल्टीप्लाई कर देना. इज इट राइट? स्वान लिमिटेड ऑल्सो एग्रीड, और इसकी इशू प्राइस क्या है, 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई होगा ये. तो ये आपको
जो कंसीडरेशन हमने शेयर में दिया दैट यू विल गेट. स्वान लिमिटेड ऑल्सो एग्रीड टू पे एडिशनल कंसीडरेशन विच इज हायर ऑफ 90 lakh or 30% of any excess profit of the first year after acquisition over Duck Limited's profit in the preceding 12 months, that is financial year 2023 made by Duck Limited. तो हायर ऑफ का मतलब है या तो 90 लाख मिलेगा या फिर 30% ऑफ ये जो एक्सेस प्रॉफिट लिखा वो मिलेगा. लेकिन ये बात तो पक्की है कि 90 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा. तो 90 लाख को हम डेफर्ड कंसीडरेशन ट्रीट करेंगे. 90 लाख को हम डेफर्ड कंसीडरेशन ट्रीट करेंगे. 90 लाख को डेफर्ड कंसीडरेशन ट्रीट करेंगे. और इसमें कंटिंजेंट कंसीडरेशन भी है. अगर 90 लाख के ऊपर कैलकुलेशन आता है तो ऊपर वाला अमाउंट कंटिंजेंट कंसीडरेशन होगा. लेकिन डेफर्ड कंसीडरेशन तो है ही है 90 लाख रुपीस. तो डेफर्ड कंसीडरेशन का प्रेजेंट वैल्यू लेना है और कंटिंजेंट कंसीडरेशन को हम फेयर वैल्यू पे लेते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कंटिंजेंट कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है. द एडिशनल अमाउंट विल बी ड्यू इन 3 years. तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 3 year का आपको फैक्टर लेना है. पोस्ट द डेट ऑफ एक्विजिशन डक लिमिटेड अर्न 30 लाख प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग ईयर. पिछले साल का प्रॉफिट है एंड एक्सपेक्ट्स टू अर्न 40 लाख इन द नेक्स्ट ईयर. लेकिन इस इंफॉर्मेशन से कंटिंजेंट कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू हमें नहीं पता. तो क्वेश्चन में कंटिंजेंट कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू नहीं है, उसको इग्नोर करेंगे. लेकिन डेफर्ड कंसीडरेशन 90 लाख है क्योंकि हायर ऑफ द टू लिखा हुआ है. तो कम से कम 90 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा. उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे. तो ये जो पहला जो पैराग्राफ था इससे आपको परचेज कंसीडरेशन मिलेगा. राइट. द फेयर वैल्यू एक्सरसाइज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग. और अब आप जब नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू चाहिए. तो जहां जहां फेयर वैल्यू दिया हुआ है उसको आप फेयर वैल्यू पे लेंगे. फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, दो चीज़ की फेयर वैल्यू दी हुई है, पीपीई की और इन्वेस्टमेंट की, विल बी 1200 लाख एंड 300 लाख रिस्पेक्टिवली. तो बुक वैल्यू पीपीई का 1000 है वो बढ़कर 1200 हो गया और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 240 है, दैट इज 300 नाउ. तो दैट फेयर वैल्यू हैज़ इंक्रीज्ड. नेक्स्ट पॉइंट, डक लिमिटेड ओन्स अ पॉपुलर ब्रांड that meets the recognition criteria for intangible asset under Ind AS 103. तो आपको एक ब्रांड जो उनकी करंट बैलेंस शीट में नहीं है उसको भी आपकी बुक्स में इंक्लूड करना होगा, जिसकी फेयर वैल्यू आपको दी हुई है 250 lakhs. However, the brand does not have any cost for tax purpose and no tax deduction are available for the same. तो इसका टैक्स बेस जीरो है. तो यहाँ पर आपको डेफर्ड टैक्स के लिए काम आएगा. टैक्स बेस जीरो है लेकिन उसकी बुक वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे 250 पे. तो जो डिफरेंस है उस पर हमें डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये एडजस्टमेंट भी पहले किसी एक क्वेश्चन में आया था. उसके अलावा ये जो एडजस्टमेंट दिया है इन्होंने, ये भी एक पहले दूसरे एग्ज़ाम में आ चुका है, दूसरे आरटीपी या एमटीपी में आ चुका है. तो 3 अलग अलग क्वेश्चन को उन्होंने मर्ज करके ये क्वेश्चन बनाया है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ डक लिमिटेड. तो जो डक लिमिटेड है उसकी बुक में 2 कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी दिख रही है. एक लिखा है लॉ सूट फाइल्ड बाय ए कस्टमर फॉर अ क्लेम ऑफ ₹20 लाख, जिसकी फेयर वैल्यू 5 लाख है. तो मैं 5 लाख लूँगा. कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कब, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो. एक तो उसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल हो और दूसरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो. तो बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर में ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पर आप कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं. अब उन्होंने दिया है इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द क्लेम. ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की एक खासियत है कि अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉट श्योर then we will call it as a contingent liability. उसके बाद लिखा any amount which would be paid in respect of the law
विल बी टैक्स डिडक्टिबल। तो यहाँ पर इसका आपको डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन के वक्त ये फिगर काम आएगी 5। ये फ्यूचर डिडक्शन अलाउड है, जब भी पे करेंगे फ्यूचर डिडक्शन अलाउड है। एक और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इनकम टैक्स डिमांड ऑफ 70 लाख रेस्ड बाय टैक्स अथॉरिटी डक लिमिटेड हैज चैलेंज द डिमांड इन द हाई कोर्ट। तो इसकी फेयर वैल्यू है 20। इन दोनों का टोटल फेयर वैल्यू हो गया 25। अभी क्वेश्चन में एक गलती है, उन्होंने ये नहीं लिखा है कि क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं, क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं, क्योंकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो और फेयर वैल्यू हो। फेयर वैल्यू तो दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे, अरे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ओके, गाना सुनकर मजा आया, ताली बजाना घर पे। इट इज नाउ प्रोबेबल दैट not probable that outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the claim। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है कि ऊपर वाले contingent liability में लिखा है ये टैक्स डिडक्टिबल होगा, नीचे वाले contingent liability में वो स्टेटमेंट मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि ये टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4, डक लिमिटेड हैड सर्टन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, ये बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट 4 बार आ चुका है, विच वर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू अवार्ड इशूड बाय स्वान लिमिटेड। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट। अक्वायरी के एम्प्लॉय को अक्वायरर कंपनी शेयर बेस्ड पेमेंट देती है, तो उसका हम एक कैलकुलेशन करते हैं टू फाइंड आउट हाउ मच इज द शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड। तो ओरिजिनल अवार्ड की वेस्टिंग पीरियड कितनी है, 5 ईयर है। एम्प्लॉयज़ ऑफ डक लिमिटेड हैव ऑलरेडी सर्व 2 ईयर, तो 2 साल तो उसके ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसका ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड था 5 ईयर। एज पर द न्यू अवार्ड द वेस्टिंग पीरियड हैज़ बीन रिड्यूस टू 1 ईयर, दैट इज़ 1 ईयर फ्रॉम द एक्विजिशन डेट। सो टोटल वेस्टिंग पीरियड हो गया 3 साल, ओरिजिनल था 5। हम लोग लेते हैं हाइयर ऑफ द 2, रिवाइज वेस्टिंग पीरियड और ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड विच एवर इज हाइयर। तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल अवार्ड 12 लाख और न्यू अवार्ड है 18 लाख। फर्दर स्वान लिमिटेड हैज़ ऑल्सो एग्रीड टू पे वन ऑफ द फाउंडर शेयर होल्डर ऑफ डक लिमिटेड सम ऑफ 15 लाख प्रोवाइडेड ही स्टेज। तो ये कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, दिस विल बी अकाउंटेड एज पर इंड AS 102, this will not form part of our business combination। एक्विजिशन कॉस्ट इज 26 लाख, ये चला जाएगा P&L अकाउंट में। टैक्स रेट इज 30%, तो ये काम आएगा DTA या DTL कैलकुलेट करने के लिए 10% डिस्काउंट रेट है। ये काम आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए। ऑल्सो अज्यूम अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड का मतलब जहाँ जहाँ पे स्टेट किया गया आपको वो लेना, जैसे PPE ब्रांड और इन्वेस्टमेंट, उसको जहाँ जहाँ फेयर वैल्यू दी गई है वो लेना है। बाकी के केसेस में इट इज़ अज्यूम दैट ऑल आइटम्स हैव अ फेयर वैल्यू एंड टैक्स बेस इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट। और जो बाकी आइटम है जैसे इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है, उनके केस में उनका कैरिंग अमाउंट, उनका टैक्स बेस, उनका फेयर वैल्यू सब बराबर है। ओके, you are required to prepare consolidated balance sheet on 1st April 2023। working note should form part of your answer। ठीक है, so let us look at the answer। आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आप स्टूडेंट मेरे को पूछेगा सर ये आंसर का हमें प्रिंट आउट चाहिए तो कहाँ मिलेगा, तो डियर स्टूडेंट यू विल गेट द आंसर ऑन आवर ऐप कॉल्ड वीनो, जो आप गूगल प्ले स्टोर में, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर जाएंगे, तुरंत लेट नहीं करना है, और वहाँ पे वीनो ऐप डाउनलोड करना है। और वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पेपर और ये आंसर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पर आप उसको ऐप में देख सकते हैं। उसके अलावा जिनके पास एंड्रॉयड के अलावा आईफोन है वो स्टूडेंट क्या करेंगे, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड KWU
KWUDA प्रेस डालेंगे उसमें, KWUDA, फिर से लिखता हूँ KWUDA। तो एप्पल यूज़र भी हमारे ऐप को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, और आपको चैट बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट है जिनको ये आंसर का डिटेल चाहिए, डिटेल में आंसर चाहिए प्रिंट आउट, वैसे आप प्रिंट आउट निकाल नहीं सकेंगे, ऐप में आप आंसर देख सकते हैं। ये मैं पहले ही क्लियर करता हूँ कि ऐप में आंसर को आप व्यू कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन फिर भी आप बाद में ऐप से आप नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। अब जो भी आपकी क्वेरी है कि ब्रांड पे डिटेल बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी मैं आपको पूरा आंसर करवाऊंगा तो आपको दिख जाएगा किस पे डिटेल बनेगा और कितना बनेगा। तो आपकी क्वेरी का जवाब ब्रांड पे डिटेल का क्या होगा वो मैं बताता हूँ। क्या आप लोग रेडी हैं आंसर को समझने के लिए? और ऐप में जाकर आप ये आंसर देख सकते हैं। हमारा ऐप है वीनो, ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आपको 1 रुपया में ये दिख जाएगा, क्योंकि जीरो का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें 1 रुपया मिनिमम डालना पड़ता है, सो दैट द स्टूडेंट कैन व्यू द प्रेजेंटेशन। वहाँ पर ये आपको मिल जाएगी PDF, लेकिन PDF का प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे आप, इस बात को ध्यान रखना। नोटबुक में आप बाद में कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज कि कैश पे किया है, 9 लाख शेयर है, 80% उनका एक्विजिशन है और 20 रुपया पर शेयर कैश पेमेंट हुआ है। तो कैलकुलेशन है 144 लाख। आप चेक कर लेना बाद में कैलकुलेशन, अगर कोई कैलकुलेशन मुझसे भूल हो गई हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि बहुत ही फास्ट करना पड़ता है। शेयर भी उन्होंने दिया है 9 लाख इंटू 80%, यानी 7.2 लाख शेयर हम अक्वायर कर रहे हैं, इंटू 5/6 आपका रेशियो है, और जो फेयर वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, तो शेयर आ रहा है 600। अब आपको ध्यान रखना है 600 में 2 कंपोनेंट होंगे। जब आप अकाउंटिंग करेंगे, शेयर कैपिटल होगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। शेयर कैपिटल होगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, बिकॉज जो अक्वायरर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। उसके बाद एक डेफर्ड कंसिडरेशन है 90 लाख का, जो 3 साल बाद पे होगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 67.62। उसके बाद कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी है, यानी एक्सेस प्रॉफिट ओवर लास्ट प्रॉफिट, लेकिन क्वेश्चन में फेयर वैल्यू मिसिंग है। क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन जानबूझकर नहीं दिया है या देना भूल गए हैं, ये उनका प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको नील रखा है। आपकी एग्जाम में अगर अगली बार कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू आ गई तो आप उसको लिखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने दिया पेमेंट टू अ फाउंडिंग शेयर होल्डर। वो जो पेमेंट टू अ फाउंडिंग शेयर होल्डर है, दैट विल बी कवर्ड बाय इंड AS 102, नॉट नाउ, तो उसके लिए मैंने वहाँ पर नील लिखा है। और उसके बाद एक शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड में हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, वेस्टिंग पीरियड जो कंप्लीट हो चुका है डिवाइड बाय हायर ऑफ ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड 2/5 इंटू फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल अवार्ड, इंटू फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल अवार्ड 2/5 डिवाइड इंटू 12, तो ये 4.80 आ रहा है। तो इसको मैंने टोटल किया तो परचेस कंसीडरेशन आ रहा है 816.42। आप चैट बॉक्स में जाकर वहाँ पर हमने ऐप का डाउनलोड लिंक दे रखा है, प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ओके, तो उसमें फिर आपको ये आंसर भी मिल जाएगा, बाद में आराम से नोटबुक में आप लिख सकते हैं। मैंने बहुत इसके पीछे एफर्ट लगाया है, 2 दिन में हमने आंसर को बनाकर टाइप भी करवाया है और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है। एक स्टूडेंट को आइडिया भी लग जाएगा कि एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन टेक्निक क्या होनी चाहिए, जो मर्जी आए वो नहीं लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो अभी जो मैंने कंपनी अक्वायर की है उसकी एक एंट्री भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, जर्नल एंट्री इन CFS। जर्नल एंट्री इन CFS क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट, ये जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, टू कैश एंड बैंक 144, टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर सकता है, वो पूरा 600 लिखेगा, नहीं पूरा 600 नहीं लिखना है,
6 लाख इंटू 10 शेयर कैपिटल लिखना है, 6 लाख इंटू 90 आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफ़र करना है। डेफर्ड कंसिडरेशन अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 67.62 और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 4.80, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 4.80। और इसके बाद आपकी इस क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट है, एक्विजिशन कॉस्ट इज 26। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्विजिशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 26 और ये एक्विजिशन कॉस्ट को हम अदर इक्विटी को डेबिट कर देंगे, लेस कर देंगे। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो अदर इक्विटी 26 से लेस हो जाएगी। एक्विजिशन कॉस्ट एज पर इंड एस 103 इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्यारे बच्चों, अब जो एक मेन वर्किंग नोट है वह है कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स, 4 आइटम ऐसे हैं, 4 आइटम जिसपे डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट आएगा। बाकी के केस में उन्होंने कहा है कि उसकी फेयर वैल्यू, उसकी कैरिंग अमाउंट और उसका टैक्स बेस सेम है, तो उस केस में डेफर्ड टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल पीपीई, पीपीई पे कितना आप जब उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो 1200 पे रिकॉर्ड करेंगे और उसकी जो टैक्स बेस होगी वो जो उनकी अभी एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू है, टैक्स बेस वैसे उन्होंने दिया नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे जो उनकी एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू है वो उनका टैक्स बेस है 1000। तो एक टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट होगा 200 का, जिसको हम बोलते हैं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, और इस पे 30% यानी 60 का एक डीटीएल बनेगा। फिर इन्वेस्टमेंट है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे 300 पर, जबकि उसकी कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस 240 है, तो यहाँ पे 60 का एक टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आएगा जिसपे 18 का डीटीएल क्रिएट होगा। और उसी तरह ब्रांड, आपकी एक क्वेरी थी ब्रांड पे डीटीएल बनेगा, बहुत सही क्वेश्चन था। 250 उसकी कैरिंग अमाउंट होगी लेकिन उसका टैक्स बेस 0 है, उसका टैक्स बेस 0 है, तो ये पूरे का पूरा 250 टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस में आएगा और इस पे 30% यानी 75 विल बी योर डीटीएल। एक स्टूडेंट दीपेन दत्ता ने क्वेरी पूछी थी, होपफुली आपका ये डाउट सॉल्व हो गया है। और एक प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी जो हम अपनी बुक में अभी रिकॉर्ड करने वाले हैं, टोटल कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी 5 और 20 25, और उसमें टैक्स बेस होगा 25 माइनस फ्यूचर डिडक्शन। 5 पे फ्यूचर डिडक्शन मिलेगा, 20 पे फ्यूचर डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपका टैक्स बेस विल बी 20। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 25 माइनस 20। सेम क्वेश्चन क्लास में भी किया हुआ है, इसी फॉर्मेट में किया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है यहाँ पर इस वाले एडजस्टमेंट में गलती करेंगे अगर उसने वो जो हमने क्लास में क्वेश्चन करवाया था वो नहीं किया होगा। तो 5 का डिफरेंस आएगा, सो दैट 5 विल बी DTA 1.5 30%। तो टोटल करना 60 प्लस 18 प्लस 75 माइनस 1.40, तो नेट टोटल आ रहा है 151.5 DTL, 151.5 DTL। इज इट राइट? तो दैट इज अबाउट दिस। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि ब्रांड पे DTL क्यों आया, क्योंकि कैरिंग अमाउंट इज मोर देन टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट इज मोर देन टैक्स बेस। तो एसेट साइड में अगर कैरिंग अमाउंट इज मोर देन टैक्स बेस, दैट गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, बिकॉज फ्यूचर में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 250 को अगर आपने सेल कर दिया ब्रांड को तो उस पर डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा, पूरे पे टैक्स लगेगा। तो सिर्फ आप अपनी लाइबिलिटी को पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। 250 पे आज टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन जब उसको आप सेल करोगे तो उस दिन उस पर टैक्स लगेगा, आपको उसका टैक्स बेस 0 है, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अगला वर्किंग नोट हम क्लास में बनाते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, जिसको हम शॉर्ट में सीना भी बोलते हैं अपनी क्लास में, सीना। स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 3 कॉलम है, डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, टोटल। इस प्रॉब्लम में पोस्ट एक्विजिशन कॉलम खाली रहेगा क्योंकि हमें बैलेंस शीट डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही बनानी है। वेरी गुड दीपेन दत्ता। शेयर कैपिटल, जरा आप
सब्सिडरी की बैलेंस शीट को सामने रखो, जिनके पास क्वेश्चन पेपर है 900, और सब्सिडरी की अदर इक्विटी को देखो 420। उसके बाद हमने जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया वो लेंगे। पीपी की वैल्यू 200 से बड़ी है, इन्वेस्टमेंट 60 से बड़ा है, ब्रांड 250 से, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी 25 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि लाइबिलिटी है, और एक अभी अभी आपने ऊपर एक वर्किंग नोट बनाई है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की 150 तो ये पूरे कॉलम का टोटल 1320 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 250 माइनस 25 एंड माइनस 151.60 करेंगे तो यू विल गेट 1653.50। ओके, तो नेट एसेट आ गया। अब हम चलते हैं गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालने के लिए। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं प्लीज़ हमारी ऐप वीनो डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉयड यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, आईफोन यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। आईफोन यूज़र एक ऑर्गेनाइजेशन कोड KWDA डालेंगे क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करने के बाद, और वहाँ पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ₹1 में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ₹1 में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आंसर आपको मिल जाएगा। आप जिन्होंने एग्ज़ाम दिए वो मैच कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट 4। अभी स्टेप 5 में क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालेंगे। तो पहले हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है एज पर स्टेप 1 816.42, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट। PSINA, पसीना का मतलब है प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट। तो क्वेश्चन में NCI की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर NCI की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, हम उसको नेट एसेट का प्रोपोर्शनेट वैल्यू दे देंगे 20% ऑफ ये जो ऊपर आपने नेट एसेट निकाला था 1653.50 वो यहाँ पर यूज़ हो गया। तो ये हो गया 330.70 माइनस आइडेंटिफाइबल एसेट 1653.50। तो इन दोनों को ऐड करना, माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट करेंगे, आंसर इज नेगेटिव। ओ माय गॉड, अगर आंसर नेगेटिव है तो दैट इज कॉल्ड गेन ऑन बार्गेन परचेज। गेन ऑन बार्गेन परचेज कहाँ जाएगा, वेयर विल यू राइट गेन ऑन बार्गेन परचेज? So you will write gain on bargain purchase in capital reserve. So when you will prepare balance sheet, you will transfer this 506.38 in other equity. So now we'll calculate consolidated equity. How much consolidated equity will appear in the balance sheet? First go to the question paper. You will find on the equity and liability side other equity of Swan Limited 1460. Remember we have paid 26 acquisition cost, तो 26 acquisition cost माइनस करेंगे तो आपका जो ओपनिंग अदर इक्विटी है दैट इज 1424, प्लस यू हैव इशूड शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 540, प्लीज ऐड 540, प्लस you have also got one share based payment reserve that will also come here, plus capital reserve. This capital reserve also you add in consolidated equity. So now I will take the total, that is 2475.18. 2475.18. I request the student also to please subscribe to our YouTube channel AS Foundation, and I'll be uploading answer of SFM also in the next few days, so that will help you for this exam and for the next exam. So kindly subscribe to YouTube channel, also like the video and share this with maximum number of your friends. Now we'll prepare the balance sheet, the last part of the answer, balance sheet of Swan Limited. Start with asset side, keep the format same which is in the question. PPE, this is parent company, this is subsidiary company fair value,
So 2000. Intangible asset will come brand 250. Financial asset investment of parent 900. Fair value of subsidiary 300. Total 1200. Those who have done, check whether your balance sheet was right. If right, say yes. Inventory nothing, just add the two companies 360 plus 260 620. Financial asset trade receivable parent plus subsidiary, just add, no adjustment, 1580. Cash and cash equivalent parent 520, subsidiary 290. 144 is the purchase consideration paid in cash, remember, and 26 is the acquisition cost paid. So your cash balance after all this is 640. Other current asset parent plus subsidiary 1050. So total of the balance sheet 7340. 7340. So one student is saying everything is right except 26. No problem. You will get 12 or 13 marks out of I think 15 mark question. Yes, this was a 15 mark. So if you have made one mistake, you will get 12, 13 marks. Don't worry. Or maybe 14 also. And if the examiner is in good mood, 15 also. So now we'll come to the liability part. Share capital 1200 parent, 60 is the face value of share issued, 1260. Other equity already working note prepared 2475.18. NCI already in one working note we have computed 20% of the identifiable net asset 330.70. Financial liability parent plus subsidiary borrowing 1200. Other financial liability, remember deferred consideration in the step 1. Present value 67.62. Deferred tax liability 80 is already there. Plus 151.50 you will create in the process of acquisition. So you will get 231.50. Long term provision, just add parent plus subsidiary 340. And now you will go to current liability, financial liability, borrowing, just add 540. Trade payable, just add 870. And one more liability you will write, which you have taken over from the subsidiary at the time of acquisition. Provision for lawsuit 25. 5 plus 20. There are two contingent liabilities. One student is saying you should be the examiner so that I'll get full marks. Okay, next year I will apply for examiner. Okay, but you should not appear next year. You should pass in this exam only.